हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चा पार्टी, आज का एजेंडा क्या है हमारा? आज का एजेंडा है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, इनके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर। पहले ही बता देती हूं कि जिन जिन बच्चों को इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगे कि उनका कॉन्सेप्ट हो चुका है क्रिस्टल क्लियर, कमेंट सेक्शन में उन्हें लिखना है कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। जितने ज़्यादा ये वाले कमेंट रहेंगे मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अगला वीडियो मैं उतना ज़्यादा खतरनाक बना के लाऊंगी। ठीक है, तो सभी तैयार हैं साथ में पढ़ने के लिए? लेट्स गेट स्टार्टेड। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा वर्ड से कुछ याद आता है? कुछ तो याद आना चाहिए यार, हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम क्या होता था? स्पेक्ट्रम याद करो, कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब भी हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है स्पेक्ट्रम। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो व्हाइट लाइट है ये बिल्कुल 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं प्रिज्म से पास होने पे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट हमें व्हाइट दिखती है वो एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ्स के लाइट से बनी हुई है। ठीक है, अब जैसे ही ये अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट प्रिज्म से पास होती है तो क्या होता है? ये अलग अलग एंगल से बेंड करती हैं, अलग अलग एंगल से डिविएट करती हैं, राइट? तो प्रिज्म से जो जब निकलती है ये, तो कोई ऐसे, तो कोई ऐसे, तो कोई ऐसे, यूं अलग अलग एंगल्स में निकलती है और इसीलिए हमें ये अलग अलग दिखती हैं। ठीक है, और कुल मिला के जो हमें दिखता है वो होता है एक स्पेक्ट्रम। ये हमने पढ़ा था। अच्छा, ये जो स्पेक्ट्रम है, पता है ये किस तरह का स्पेक्ट्रम है? ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब आप पूछोगे कि मैम ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है और हम इसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे हैं? हम इसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप बहुत गौर से देखो तो आप क्या देखोगे, जैसे वायलेट है, वायलेट जो है ना, अगला कलर यानी कि इंडिगो से काइंड ऑफ मर्ज हो जा रहा है, फिर इंडिगो जो है उसका अगला कलर ब्लू से मर्ज हो जा रहा है। तो हम देखते हैं कि हर एक कलर उसके दूसरे वाले कलर से ना काइंड ऑफ ऐसे मर्ज होता चला जा रहा है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें एक कंटिन्यूटी है। ठीक है, अब जो मजेदार चीज हम यहां पढ़ने वाले हैं वो है क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको? क्योंकि पार्ट 1 तो आप सभी ने देखा है, राइट? वहां पर हमने क्वांटम की बात की थी। क्वांटम किस चीज से रिलेटेड था? क्वांटम इस चीज से रिलेटेड था, डिस्क्रीट वैल्यूज, राइट? मतलब अगर मैं कह रही हूँ क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम, इसका मतलब है एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें ना ये मर्जिंग वाली फीलिंग नहीं होगी। इसमें क्या होगा, अलग अलग कलर के बिल्कुल अलग अलग लाइंस हमें दिखेंगे। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, इसका फर्क मैंने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में बताया था, एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। डिस्क्रीट यानी कि सीढ़ी, कंटिन्यूअस यानी कि रैंप। सीढ़ी में क्या होता है? सीढ़ी नंबर 1, 2, 3, 4, आप 1 या 2 के बीच में नहीं रह सकते हो, राइट? तो ये कुछ फिक्स्ड पॉसिबल वैल्यूज ही पॉसिबल है। लेकिन रैंप के केस में क्या होता है? आप रैंप में किसी भी पॉइंट पर रह सकते हो, करेक्ट? तो वही चीज है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है, यहां पर आप देख रहे हो बिल्कुल कंटिन्यूटी है, कोई डिस्टिंक्ट सेपरेशन नहीं है दो कलर्स के बीच में। लेकिन जब हम क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो हम देखेंगे वहां पर ना बिल्कुल सेपरेट सेपरेट लाइंस होंगी। अब सबसे अहम सवाल कि क्या हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस है कि क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम नाम की कोई चीज होती भी है? अब हम बात करने वाले हैं एविडेंस की, कि कहां पे हमें मिलता है क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम का एविडेंस, और वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो बच्चों यहां से शुरू होने वाली है हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा की कहानी। तो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो ये कहानी, ठीक है? तो हमारी कहानी ऐसे शुरू होगी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, करेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैं विजिबल लाइट की बात नहीं कर रही हूं, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रही हूं। जब वो मैटर से इंटरैक्ट करता है तो
क्या होता है? मैटर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉलिड। होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास होता है खूब सारा एनर्जी, ठीक है। जब ये गिरता है किसी मैटर पे, मैटर के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर क्या होते हैं? एटम्स। तो ये जो एटम्स हैं ये उस एनर्जी को कर लेता है एब्जॉर्ब, ठीक है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन को क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन एकदम एक्साइटेड फील करता है और वो चला जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। एक सेकेंड, पॉज पॉज पॉज। क्या सभी बच्चों को पता है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले ये समझेंगे हम, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है? अभी तक हमें जितना भी एटम का स्ट्रक्चर का अभी तक आइडिया है उसके हिसाब से हमें यह पता है कि एटम के अंदर बीच में रहता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यूं सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मली जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है, जो इलेक्ट्रॉन का नॉर्मली रहने वाला जो जगह है, जो ऑर्बिट है, उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। मतलब इलेक्ट्रॉन जमीन पे है, ठीक है, मतलब वहां वो नॉर्मली रहता है। लेकिन एक हाई एनर्जी स्टेट ऐसी जहां पर वो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली तो नहीं रहता है, बट अगर वो चाहे तो वो जंप करके वहां पे जा सकता है। मतलब ये हो सकता है मेरा ग्राउंड स्टेट है, लेकिन हो सकता है कि ये मेरा एक एक्साइटेड स्टेट है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिले तो वो जाके थोड़ी देर के लिए रह सकता है, उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो बेसिकली ग्राउंड स्टेट जो है वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लोवेस्ट होती है, बट एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। बट उस एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन इस एटम का पार्ट रहता है, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट भी इस एटम के पार्ट में ही आता है, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। चलो वापस अपनी कहानी पे जाते हैं। कहानी में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर पे गिरा, इंटरैक्ट हुआ, उससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने ये एनर्जी एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब की। अब एब्जॉर्ब करते ही एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया, पूरा एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड होके क्या करेंगे? ग्राउंड स्टेट से जंप करके चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बट दुख की बात यह है कि ये चले तो गए एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन ये जो एक्साइटेड स्टेट है ना, दिस इज नॉट अ स्टेबल स्टेट, ये अनस्टेबल है। जो ग्राउंड स्टेट होता है वो होता है स्टेबल। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो है वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होता है, और जो एक्साइटेड स्टेट होता है वो हाई एनर्जी स्टेट होता है, बट होता है कम स्टेबल, अनस्टेबल। अब आप बोलोगे मैम हमको नहीं समझ आ रहा है, कम स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल, कम एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी, नहीं समझ आ रहा है। कोई बात नहीं, एक बच्चे के एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल मस्त समझ आएगा, ठीक है। मान लो एक 2-2.5 साल का बच्चा है जिसने बिल्कुल घर पे उधम मचा रखी है। मतलब वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, सामान ले रहा है, तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, इतना कुछ कर रहा है, इतना बदमाशी कर रहा है, ठीक है। तो इस बच्चे की एनर्जी अभी कम है कि ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है कि भाई इतना उधम मचा रहा है, इसकी एनर्जी तो ज़्यादा ही है, बहुत एनर्जी है इसमें। अब अगर मैं पूछूं कि क्या ये बच्चा स्टेबल है? बिल्कुल नहीं है। 2-2.5 साल का बच्चा है, इतना दौड़ भाग कर रहा है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी चोट लग सकती है, कभी भी रोने लगेगा, तो ये स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और बच्चा अभी कौन से वाले स्टेट पे है? बिल्कुल एक्साइटेड स्टेट पे है यार, इतना घूम फिर रहा है, दौड़ भाग रहा है। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है जब एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो उसकी एनर्जी होती है ज्यादा, बट स्टेबिलिटी होती है कम, ठीक है। यही बच्चा अगर एकदम एक कोने में एक चेयर में शांत बैठा है, उस केस में उसकी एनर्जी कम है, कुछ भी तो नहीं कर रहा बेचारा, और उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, चोट लगने का कोई टेंशन नहीं, गिरने पड़ने का कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड भी नहीं है बच्चा, बच्चा अपना आराम से चुप से बैठा है। तो इलेक्ट्रॉन भी जब ग्राउंड स्टेट में रहता है तो उसकी एनर्जी होती है लीस्ट, लेकिन स्टेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? ग्रेट। अब देखो, होता ये है कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो वहां पे हमेशा नहीं रहता, क्योंकि वो अनस्टेबल स्टेट है। तो वहां जाता है, थोड़ी ही देर के बाद उसे वापिस आना होता है, ठीक है। बच्चे को देखो, बच्चा है, बदमाशी कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट में है, खूब दौड़ रहा है, भाग रहा है, सामान तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, कर रहा है,
लेकिन क्या होगा, थोड़ी ही देर में वो थकेगा ना बेचारा, उसकी जितनी ये एनर्जी है थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी एनर्जी। और जब वो थक हार जाएगा तो क्या करेगा, आके वही चुप से एक कोने में कुर्सी पे बैठेगा। मतलब जो बच्चा है हमेशा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, थोड़ी देर के बाद वापस उसने ग्राउंड स्टेट पे ही आना है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ सेम टू सेम होता है, एक्साइटेड स्टेट पे चला तो गया बट वहां पे वो थोड़ी ही देर रहेगा और उसके बाद वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अब जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, अपना ये एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे ये बच्चा इतना काम करके अपना एनर्जी रिलीज करके तभी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा ये अपना एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, तो मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में गिर रहा है तो ये एमिट कर रहा है रेडिएशंस और इसी से बनता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो लंबी चौड़ी कहानी सुनाई मैंने क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट अधिकतर बच्चों को समझ नहीं आता है, बस वो रट लेते हैं डेफिनेशन, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी बच्चा डेफिनेशन रटे बिना समझे। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम सबको समझ आ गया कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब मैं बताती हूँ डेफिनेशन, व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हम कहेंगे द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस एमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। इसका मतलब कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं पहले तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं, उसके बाद उस एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट पे वापस आते हैं तब वो जो रेडिएशंस एमिट करते हैं वो रेडिएशंस बनाते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है। देखो आपको स्क्रीन पे ना एमिशन स्पेक्ट्रम दिख रही है एक, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देना कि जब ये एमिट करती है, जब भी कोई भी एटम या मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रही है और तब रेडिएशंस एमिट कर रही हैं, तो जो भी रेडिएशंस वो एमिट कर रही हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू जो भी फ्रीक्वेंसीज वो एमिट कर रही हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वो जो रेडिएशंस हैं वो हमें ये कलर्ड लाइन्स से दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कलर कलर वाले लाइन दिख रहे हैं, तो जो ये कलर कलर वाले लाइन दिख रहे हैं दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेडिएशंस विच आर एमिटेड। जो एमिट हो रहा है वो हमें यहाँ पे कलर्ड लाइंस में दिख रहा है। तो बच्चा पार्टी, क्या किसी ने गौर किया कि ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम हमने दिखाया इसके अंदर हमें अलग अलग से कलर के लाइंस दिख रहे थे? याद है डिस्क्रीट की बात की थी मैंने। चलो अभी आगे बढ़ेंगे, कहानी थोड़ी आगे जाएगी तो और मज़ेदार होती जाएगी। अब एमिशन स्पेक्ट्रम समझने के बाद अब बारी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन, कुछ तो एब्जॉर्प्शन से रिलेट होगा, देखते हैं। मान लो हम एक कंटिन्यूअस रेडिएशन को पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट से। अब वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस रेडिएशन में से कुछ कुछ वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वो खुद ले लेता है। अब अगर वो खुद ले लेगा तो होगा क्या, जो मेरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था उसमें से कुछ कुछ वेवलेंथ्स गायब हो जाएंगी, और जो जो गायब हो जाएंगी वहाँ पर हमें क्या दिखेगा, वहाँ पे वो ब्लैक दिखेगा, डार्क हो जाएगा। इसीलिए जो मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो कुछ यूं दिखता है। एक कलर्ड स्पेक्ट्रम के ऊपर हमें ब्लैक लाइंस दिखती हैं, और ये ब्लैक लाइंस होती हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू वो वाले वेवलेंथ्स जो एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। तो दिस इज माई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर एक सुपर डुपर इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, अभी तुरंत हम एमिशन स्पेक्ट्रम समझे थे, राइट। देखो एमिशन स्पेक्ट्रम ऐसा दिखता है जिसमें पूरा ब्लैक होता है और उसके ऊपर हमें कलर्ड लाइंस दिखती हैं, और ये कलर्ड लाइंस क्या होती हैं, जो रेडिएशन एमिट हुई हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कलर्ड स्पेक्ट्रम के ऊपर हमें ब्लैक लाइंस दिख रही हैं, है ना। तो ब्लैक लाइंस क्या होते हैं, वो वाले वेवलेंथ्स जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, राइट। तो अगर इन दोनों की फोटो को मैच करो तो आपको दिखेगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के, आप कह सकते हो, ऑपोजिट है, राइट। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे वो नेगेटिव नहीं होता है क्या, फोटो की नेगेटिव, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आएगी आपको ये दोनों के स्पेक्ट्रम को देखकर। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि ये जो स्टडी होती है जहां पर हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी।
धीरे धीरे करके आगे जैसे जैसे आप हायर स्टडीज में जाओगे तो आप देखोगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स जो है दे आर वेरी यूजफुल टू गेट अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट एलिमेंट्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कौन कौन से स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वही जो नॉर्मल वाली जैसे विजिबल लाइट पास किया प्रिज्म से, ये तो हमें ये मिल जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक हमने पढ़ा एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में जब हम हॉट गैस को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया हाइड्रोजन गैस से, एंड देन जब उसे जो रेडिएशन एमिट हो रही है एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आने के टाइम पे, उसे जब प्रिज्म से पास करते हैं तो मिलता है एमिशन स्पेक्ट्रम। और जब हम इसे कोल्ड गैस के लिए रिपीट करते हैं तो यहाँ पर मिलता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ ज्यादा जरूरी ये है कि आपको जो है ये तीनों स्पेक्ट्रम का ये जो पिक्चर है ना, ये दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। एक बार ये सेट हो गया ना तो आपको अपने आप याद रहेगा कि कौन सा एमिशन स्पेक्ट्रम है, कौन सा एब्जॉर्प्शन। हालांकि हम डिस्कशन भी कर चुके हैं तो हम समझ भी गए हैं कि कौन सा वाला एमिशन है और कौन सा वाला एब्जॉर्प्शन है। अब बच्चों, ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम जो है ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। पता है क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। गजब। जैसे हर इंसान का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, राइट? अगर फिंगरप्रिंट हमें पता हो तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किसका फिंगरप्रिंट है। ठीक उसी तरीके से अगर हमें लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम पता हो तो हम पता कर लेंगे कि एलिमेंट कौन सा है। इनफैक्ट आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जो डिस्कवर ही हुए थे यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, जैसे कि हीलियम, रुबिडियम, गैलियम, स्कैंडियम, ऐसे और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया भैया कि लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम काफ़ी मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलो, मुझे लगता है कि अब हम तैयार हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए। हाइड्रोजन चूंकि अपना प्यारा सा छोटा सा एटम है तो इसके जो स्पेक्ट्रम में है ये काफ़ी सिंपल है कंपेयर टू बाकी एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। तो जब हम हाइड्रोजन गैस के थ्रू पास करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब देखो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये टर्म आपके बुक में लिखा होगा, आप ऐसे ही पढ़ लेते हो, बट आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, सॉर्ट ऑफ बट नॉट एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? सडन पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब वन टाइम सडनली बहुत सारे चार्जेस की मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो जब हम हाइड्रोजन गैस के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन जो है ये डिसोशिएट कर जाता है और ये बनाता है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स, मतलब कि हाइड्रोजन एटम्स जो एक्साइटेड स्टेट पे है। अब ये एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट पे वो क्या चाहते हैं? वो ग्राउंड स्टेट पे आना चाहते हैं, ये हम समझ चुके थे। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे तो वो एमिट करेंगे रेडिएशंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज, मतलब कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशंस एमिट करेंगे। जब इन रेडिएशंस को हम एक प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज हैं तो डिस्क्रीट वेवलेंथ्स हैं, मतलब इन रेडिएशंस के, तो प्रिज्म के थ्रू जो है ये अलग अलग एंगल में डिविएट करेंगे और हमें क्या मिलेगा? एक लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बिल्कुल सेपरेट सेपरेट वेवलेंथ्स है, तो इसलिए हमें सेपरेट सेपरेट लाइन्स मिलेंगी और इसे हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर होती हैं बहुत सारी लाइंस जिन्हें हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, और इनके हम अलग अलग नाम भी हैं। और ये नाम हमने कैसे दिए हैं? बेस्ड ऑन द पीपल हु डिस्कवर्ड देम, जिन्होंने डिस्कवर किया उनके ऊपर हमने इनके स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम रख दिया। ठीक है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि हमें आखिर एक स्पेक्ट्रम ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर्स मिल कैसे रहा है? क्योंकि अब हाइड्रोजन की अगर बात करें तो उसमें एक एटम होता है। अब एक टाइम पर एक एटम किसी एक एक्साइटेड स्टेट पे ही हो सकता है, राइट? एट वन टाइम एक एटम तो एक ही एक्साइटेड स्टेट पे होगा, तो फिर हमें इतने सारे कलर्स कैसे मिल रहे हैं स्पेक्ट्रम में? नाउ यहाँ ध्यान देना है कि जब हम ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर रहे हैं तो हम एक एटम से नहीं पास कर रहे, हम एक सैंपल से पास कर रहे हैं, राइट? तो और एक सैंपल के अंदर काफ़ी सारे एटम्स होंगे। अब चूंकि काफ़ी सारे एटम्स होंगे तो देयर आर मेनी पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट्स,
करेक्ट। तो यानी कि जब ये सारे एक्साइटेड स्टेट से अपने अपने लोअर एनर्जी स्टेट्स पे फॉल करेंगे ये एटम्स, तो क्या होगा, हमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिलेंगे उस स्पेक्ट्रम में, राइट। तो चीज़ों को समझो, मतलब इट्स नॉट दैट कि आप खाली ना फॉर्मूला रट लिए, डेफिनेशन रट लिए, समझो चीज़ों को, विजुअलाइज करो। सो दिस इज द रीजन कि हमें मल्टीपल कलर्स के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। तो चलो अब फोकस करते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस पे। तो जो फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ लाइंस होती हैं उनके नाम कुछ ऐसे होते हैं, लाइमन, बामर, पैशकिन, ब्रैकेट, पी फंड। आई नो थोड़े अजीब नाम है, बट ये जो नाम है ये सारे इनके डिस्कवरर्स के नाम पे ही रखे गए हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये होते क्या हैं। अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज का मतलब होता है जब कभी भी जो ट्रांजिशन है, किसका ट्रांजिशन, जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो अगर किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से वो अगर n इज इक्वल टू 1 पे आके गिर रहा है तो वो कौन से सीरीज को बिलोंग करेगा, लाइमन सीरीज को। आप बोलोगे मैम समझ नहीं आया, ये n इज इक्वल टू 1 क्या हो गया। देखो हमने पढ़ा था ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ यू 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 इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन का जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होता है, जो सबसे स्टेबल होता है, वो होता है ग्राउंड स्टेट। तो उस स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं n इज इक्वल टू 1 ऐसे, ठीक है। अब n होता क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसके बारे में अभी आप फोकस मत करो, ये हम पढ़ेंगे थोड़े और बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो मेरा ग्राउंड स्टेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n इज इक्वल टू 1। मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4। तो मतलब जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं मेरे n की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। क्लियर है, बढ़िया। तो अब लाइमन सीरीज में क्या होता है कि भाई ऊपर के कोई भी हाई एनर्जी स्टेट से जब मेरा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे आके गिरता है तो उसे हम कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। जब मेरा इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 2 पे आके गिरता है तो वो होता है बामर। जब कोई भी हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 3 पे गिरता है दैट इज पैशकिन। जब n इज इक्वल टू 4 पे गिरता है दैट इज ब्रैकेट, n इज इक्वल टू 5 पे गिरता है दैट इज पी फंड। क्लियर। अब जब कभी भी मेरा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे गिर रहा है तो साथ में क्या हो रहा है, रेडिएशन एमिट हो रहा है कि नहीं। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइमन सीरीज है ये मेरा फॉल करता है अल्ट्रावायोलेट रीजन में। मतलब बोलने का मतलब है कि जब ये इस तरह का ट्रांजिशन हो रहा है, लाइमन सीरीज वाला ट्रांजिशन जब होता है तो जो रेडिएशन एमिट होता है वो कैसा वाला रेडिएशन होता है, वो अल्ट्रावायोलेट रीजन में फॉल करता है वो रेडिएशन। सिमिलरली जो बामर सीरीज है ये फॉल करता है विजिबल लाइट रीजन में, और जो बाकी के तीनों हैं पैशकिन, ब्रैकेट और पी फंड ये फॉल करते हैं इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता कि ये जो लाइंस हैं वो इन रीजन्स में फॉल करते हैं, कैसे पता हमें। ऑब्वियस ही बात है कि हमें ये पता है उनके वेवलेंथ्स की वजह से, राइट। क्योंकि ये जो अल्ट्रावायोलेट, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट का जो डिस्टिंक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ वेवलेंथ्स। इनका तो मेन फर्क ही यही है कि इनके वेवलेंथ्स अलग है। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइमन, बामर, पैशकिन, ब्रैकेट, पी फंड है इनके वेवलेंथ से हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन से रीजन में फॉल करेगा। तो अब फिर से एक बहुत बड़ा सवाल कि यार हम इन स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो देखते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि बामर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1885 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद उन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हमें ये एक्सप्रेशन दिया, और उनका जो ये एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन से हम इन स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ्स निकाल सकते थे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कुछ यूं था, न्यू बार। व्हाट इज न्यू बार, हमने पढ़ रखा है स्टार्टिंग में ही, ये किस चीज के लिए हम यूज करते हैं न्यू बार। दिस इज फॉर वेव नंबर, ठीक है। और वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, ठीक है, 1 बाई वेवलेंथ। तो देखो बेसिकली ये वेवलेंथ का ही एक्सप्रेशन हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 109677 इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर।
फिलहाल डायरेक्ट फॉर्मूला देख के कुछ समझ नहीं आया होगा, बट मैं समझाती हूँ। ये जो है 109677, इसको हम जनरली आर, कैपिटल आर लिखते हैं। ये एक कांस्टेंट है। अब ये कहाँ से आया? ये सारे वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके और ये फॉर्मूला निकला था। तो डेरिवेशन अभी आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, इसे अप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा, 1/2² माइनस 1/n², ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द विजिबल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हमने अभी फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ लाइंस डिस्कस किया। तो फर्स्ट 5 सीरीज में से जो लाइमेन है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है, पैशकन ब्रैकेट पी फंड जो है वो इंफ्रारेड रीजन में है। तो विजिबल रीजन में कौन सा वाला है? बामर सीरीज। और देखो, साइंटिस्ट का नाम बामर था, क्योंकि बामर ने पहली बार ये बताया था और उन्होंने विजिबल रेंज वाली लाइंस के लिए काम किया था, तो इसीलिए इसका नाम ही हमने रख दिया था बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होता है कि हाइयर एनर्जी लेवल से ये ट्रांजिशन आके गिरता कहां पर है? n=2 पे। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन था वो कैसा था? 1/2², क्योंकि 2 पे ये आके गिर रहा है। और कहां से आके गिर रहा है? कहीं से भी, 2 के ऊपर कहीं से भी। मतलब n जो है n=3 से n=2 पे ट्रांजिशन हो सकता है, n=4 से n=2 पे ट्रांजिशन हो सकता है, n=6 से n=2 पे ट्रांजिशन हो सकता है। बेसिकली किसी भी अपर एनर्जी लेवल से जब ये 2 पे गिरेगा तो उस वाली लाइन की वेवलेंथ हम इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? अब देखो, इसका जो है ना एक और फॉर्मेट होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, जिसे हम एनर्जी डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर इंस्टेड ऑफ ऐसे गोल गोल बनाने से हमने क्या किया? ऐसे सीधा सीधा बना दिया। तो यहां पर मेरा विजिबल रीजन कौन सा है? देखो, ये हमारा बामर सीरीज विजिबल रीजन है ना। तो बामर सीरीज में देखो, ऊपर से कहीं से भी आ रहा है, n=3, 4, 5, 6, कहीं से भी आए, बट ये आना चाहिए n=2 पे। ठीक है, अब ये तो सिर्फ बामर सीरीज की बात थी, बट और भी तो सीरीज है, उनका क्या? तो इसके बाद आए जोहान्स रिडबर्ग। ये एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको जनरलाइज किया। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए अपने एंड से और उन्होंने देखा कि बामर ने जो फॉर्मूला दिया था, जो एक्सप्रेशन दिया था, दैट एक्सप्रेशन इज एक्चुअली ट्रू फॉर ऑल द लाइंस। सभी लाइंस के लिए वो एक्सप्रेशन ट्रू है। तो रिडबर्ग ने इसे और जनरलाइज कर दिया और कहा कि 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? n1 और n2 डाल दिया कि अगर हम बामर सीरीज की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। n1 मतलब कि कहां पे आके गिर रहा है, क्योंकि ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन हो रहा है। तो जो हाइयर एनर्जी लेवल है दैट इज n2, जो लोअर एनर्जी लेवल है दैट इज n1। करेक्ट? ये तो हम समझ चुके हैं कि एक्साइटेड स्टेट से लो एनर्जी लेवल पे ही फॉल करता है इलेक्ट्रॉन, तभी जाके एमिट होती है रेडिएशन, है ना। तो यहां पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि n1 और n2 कौन सा वाला क्या है। ठीक है, तो जो n2 है ये है मेरा लोअर एनर्जी स्टेट या फिर लोअर एनर्जी लेवल, और जो n2 है ये है हाइयर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो अगर मान लो मैं बामर की बात कर रही हूं तो n1 क्या होगा? हमेशा 2 ही रहेगा। लाइमेन की बात करूंगी तो n1 1 रहेगा, पैशकन में 3, ब्रैकेट में 4 और पी फंड में 5। क्योंकि ये तो आपको समझ आ ही गया, ये पहले ही बता चुकी हूं मैं ऐसा क्यों है। अब n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? ये n1 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है। अगर लाइमेन की बात करें तो n2 जो है वो n=2 से हो सकता है ट्रांजिशन, 3, 4, 5, 6 कहीं से भी हो सकता है। जस्ट दैट ये कहां पे होना चाहिए? ये गिरना चाहिए n=1 पे। ठीक है, तो ये बन गया जनरलाइज्ड फॉर्मूला। और ये जो कैपिटल R है, इस R को इन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर कहा गया रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू थी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब बच्चों बहुत ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन आता है, बट इस फॉर्मूले में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये था हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। अब जैसे जैसे हम हेवियर एटम्स की तरफ जाते जाएंगे ये लाइन स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं बोहर्स और मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को समझने के लिए। तो सभी रेडी हैं?
चलो बहुत ध्यान से सुनना है मेरी सारी बातें। तो बेसिकली हम बोहर्स मॉडल को पढ़ेंगे कैसे, उनके पॉस्टुलेट्स के थ्रू। तो बोहर ने एक्चुअली कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे, पॉस्टुलेट्स बोले तो फैक्ट्स, ठीक है। तो मैं पॉस्टुलेट्स बताती जाऊंगी एक के बाद एक, कुछ ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे कुछ 5 पॉस्टुलेट्स में बताऊंगी। बट ध्यान रहे आपको, बिल्कुल सारा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा ध्यान मेरी तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का पहला पॉस्टुलेट, ठीक है। तो बोहर ने कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट्स या फिर स्टेशनरी स्टेट्स या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट्स। तो उन्होंने ऑर्बिट्स के 2 नाम और दे दिया, ठीक है। बोहर ने यह भी कहा कि ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं या फिर जो ऑर्बिट्स हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह बने हुए हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, मल्टीपल सर्कल्स जिनका सेंटर सेम ही होता है बट उनके रेडियस अलग अलग होते हैं, ठीक है। बोहर ने यह भी कहा कि ये एनर्जी स्टेट्स को हम नंबर करते हैं n से। जैसे जो मेरा फर्स्ट एनर्जी स्टेट है दैट इज n इज इक्वल टू 1, जिसे हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। मेरा सेकेंड एनर्जी स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू 2, थर्ड एनर्जी स्टेट n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक, बढ़िया। बोहर ने ये भी कहा कि यार ये जो एनर्जी स्टेट्स है ना, हम क्या देखते हैं कि हर एनर्जी स्टेट के साथ उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है, राइट, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह है। पहला वाला इतना है, दूसरा वाला इतना, फिर तीसरा वाला इतना, तो ये रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। बट हम इस रेडियस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट दैट इज Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट, जहां पर a नॉट की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मेरा फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट बोले तो n इज इक्वल टू 1, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसका फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का रेडियस हो जाएगा 52.9 पिकोमीटर्स और इसे कहा जाता है बोहर रेडियस, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पॉस्टुलेट। तो अब बात करते हैं पॉस्टुलेट नंबर 2 की, जिसमें हम एनर्जी की बात करेंगे एंड दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बोहर्स मॉडल में बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके कैसे ट्रांजिशंस पॉसिबल है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, राइट। एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, जैसे लोअर एनर्जी, मान लो अगर हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन को जाना है n इज इक्वल टू 3 पे, तो जाने के लिए, एक्साइटेड स्टेट पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे फॉल करता है तब वो क्या करता है, एनर्जी मतलब एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना, ये तो हमको पता ही है। अच्छा, अब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में हो रहा है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी हो किसी भी स्टेशनरी स्टेट पे, तो मैं कैसे निकालूंगी, तो मैं कुछ इस तरीके से निकालूंगी, En that is energy of electron in nth energy state, किसी भी nth energy state में this is equal to minus RH into 1 by n square। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि देखो n की वैल्यू जैसे जैसे हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, जैसे n इज इक्वल टू 1 मेरा ग्राउंड स्टेट है, फिर 2, 3, 4, 5, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन मेरा न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, है ना। और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। मैथमेटिकली n की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो पूरा टर्म है RH 1 by n स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि n डिनोमिनेटर है, अगर n बढ़ रहा है तो 1 by n स्क्वायर क्या होगा, घटेगा, तो RH इंटू 1 by n स्क्वायर क्या होगा, घटेगा। बट देखो इससे पहले एक नेगेटिव साइन है, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो रही है, मेरी घट रही है, राइट। मतलब यूं समझो, सो फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि 1, 2, 3, 4, तो मेरी वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, वैल्यूज बढ़ रही हैं। बट अगर मैं सबके साथ माइनस साइन लगा दूं, अब क्या हो रहा है, अब जो है -1 जो है ये सबसे बड़ा है इनमें से, -2 इससे छोटा है, -3 इससे छोटा है, तो अब क्या हो गया, वैल्यूज घट रही हैं।
करेक्ट। तो वही चीज यहां पर हो रही है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है तो ये RH इंटू 1/n², इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। बट चूंकि नेगेटिव साइन है तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। दैट मीन्स जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जैसे जैसे हम दूर के ऑर्बिट में चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। और चूंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज हैं ये सारी, बट जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर करते हुए ओवरऑल जो मेरी एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है और इसीलिए स्टेबिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, सबको समझ आ गया? सिंपल मैथ्स ही है और कुछ नहीं है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगेन ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ टू एनर्जी स्टेट्स कैसे निकालेंगे। जैसे ट्रांजिशन जो है वो दो एनर्जी स्टेट के बीच में होगा, तो उनका अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो तो क्या होगा। नाउ दिस इज प्रीटी सिंपल, अगर आप चाहो तो मैं करके दिखा सकती हूँ। तो डिफरेंस इन एनर्जी स्टेट का मतलब होता है कि मान लो इलेक्ट्रॉन जो है एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे गया, ठीक है, तो मतलब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट का एनर्जी, यही तो होगा ये, है ना। अब एनर्जी एट फाइनल स्टेट ये क्या हो जाएगा, हमने फर्स्ट पॉइंट में इसका फॉर्मूला हमने देख ही लिया है, तो ये हो जाएगा -RH इंटू 1/n फाइनल स्क्वायर, माइनस ये इसके साथ एक और माइनस लगेगा, मतलब माइनस ऑफ -RH इंटू 1/ni स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आप माइनस माइनस प्लस कर दोगे, RH को अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर रहेगा 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। तो इस तरह से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब ये सारे फॉर्मूले अलग अलग से रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पहला फॉर्मूला पता है तो दूसरा तो आप देखें ना, बस ऐसे ही निकल गया, करेक्ट। तो कुछ याद रखने की एज सच जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है। तो बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस एनर्जी लेवल डायग्राम को यूज करते हैं। इसमें हमें बहुत क्लियर कट दिखता है कि भाई लाइमन सीरीज में क्या हो रहा है, बामर में क्या हो रहा है, पाश्किन में क्या हो रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या सीखा सेकंड पोस्टुलेट में, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी एनर्जी स्टेट पर, किसी भी स्टेशनरी स्टेट पर एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है आकर, और वो ये है कि यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्यों है। क्या आपने एक चीज नोटिस करी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट का जो हमारा फॉर्मूला है बेसिकली, उसमें एक नेगेटिव साइन है। और ये नेगेटिव साइन क्यों है, हम लिख रहे हैं कि En इज इक्वल टू -RH 1/n²। ये माइनस साइन क्यों है, चलो इसे समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का कुछ खास जोर चलेगा नहीं। मतलब इट इज़ लाइक, जैसे मान लो जब आप घर के अंदर रहते हो तो क्या होता है, मम्मी बिल्कुल नज़र रखती है, ज़रा सा इधर से उधर की कि मम्मी पकड़ लेती है ना, कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। अब मान लो आप घर से ना थोड़ा बाहर निकल गए, बाहर आंगन में घूम रहे हो, अब मम्मी को इतना दिख नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कभी फ़ोन वोन पे बात कर लिया, इधर उधर कर लिया, ठीक है चलता है। अब मान लो आप शहर से ही बाहर चले गए हो, आप किसी और शहर में चले गए हो पढ़ने के लिए, अब क्या हो रहा है, अब तो मम्मी को ऑल द मोर नहीं पता कि यार आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, तो आप बिल्कुल फ्री हो गए हो एक तरीके से, राइट। तो इन अ सिमिलर वे जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाता है तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, उसके ऊपर न्यूक्लियस का अब कुछ खास जोर होता नहीं है, राइट। अब ऐसे केस में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। तो अगर मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसे एनर्जी स्टेट पे है जहां पर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, राइट। हम देख रहे थे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, अब बहुत दूर चला गया है तो हमने कहा n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर n की वैल्यू मैं इन्फिनिटी डाल दूं तो मेरी En की वैल्यू क्या आएगी, 1/इन्फिनिटी मतलब 0। तो मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला गया है, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, 0। ठीक है, अब ये जो एनर्जीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सारे एनर्जी स्टेट्स
वो वाले एनर्जी स्टेट से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से तो कम ही है, राइट। मतलब उसके कंपैरिजन में n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के कंपैरिजन में ये सारे एनर्जी स्टेट्स क्या है, ये लोअर एनर्जी स्टेट्स हैं। बात को समझ रहे हो आप लोग। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी एक हायर एनर्जी स्टेट है और उसका एनर्जी है 0, और ये सारे एनर्जी स्टेट तो यार उससे कम है, तो यानी कि ये सारे एनर्जी स्टेट्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। 0 से कम है मतलब नेगेटिव है। इसीलिए हमारे एनर्जी के En वाले फॉर्मूले पे हमेशा एक नेगेटिव साइन लग जाता है। पॉस्टुलेट नंबर 3, तो बोहर ने ये कहा कि ये जो पूरी थ्योरी थी, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो था, ये हाइड्रोजन के लिए तो था ही, बल्कि ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए भी ट्रू था। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बोले तो मतलब कोई भी ऐसी स्पीशीज, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं हीलियम आयन की बात करूं He+, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। अगर मैं लिथियम आयन की बात करूं Li2+, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। अगर मैं बेरिलियम की बात करूं Be3+, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। तो इन सब के लिए भी बोहर्स का ये जो मॉडल था ये ट्रू था। फर्क सिर्फ छोटा सा था। जब भी हम एनर्जी निकालते हैं, जैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट विच इज En इज इक्वल टू -RH इंटू 1/n², ऐसे ही निकालते थे हम हाइड्रोजन के लिए। बट अगर हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए यही एनर्जी निकालें तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे Z², वेर Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीलियम आयन की बात कर रहे हैं तो हम Z की वैल्यू डाल देंगे 2, अगर हम लिथियम आयन की बात कर रहे हैं तो हम Z की वैल्यू डाल देंगे 3। तो बस इतना सा फर्क रहेगा। अब हम बात करेंगे पॉस्टुलेट नंबर 4 की। अभी तक जो है हम सिर्फ ट्रांजिशन के टर्म्स में बात कर रहे थे कि इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे गया, ये एनर्जी डिफरेंस एंड ऑल दैट। अब देखो इस लॉजिक को समझो कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तो होगा क्या, उस समय रेडिएशन एमिट होगा और इस रेडिएशन की कोई फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर इस फ्रीक्वेंसी को मुझे निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। मान लो ये एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट पे ट्रांजिशन किया इलेक्ट्रॉन ने। अब इन दोनों एनर्जी स्टेट का एनर्जी डिफरेंस होगा विच इज डेल्टा ई। अब ये डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो हमें प्लैंक ही बता के गए थे, है ना। तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एच न्यू, यानी कि न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन निकाल सकेंगे। तो अब बात करेंगे हम पॉस्टुलेट नंबर 5 की। तो यहाँ पे बोहर ने एक बात किया एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की। चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो बोहर ने कहा कि इन इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम यानी कि MVR, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। सो MVR दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। यानी कि बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जिन ऑर्बिट्स पे उसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π एक कांस्टेंट है, राइट। तो जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n इंटू h/2π, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर पाएगा। यानी कि बोहर ने एक तरीके से क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज क्वांटाइज्ड, यानी कि एंगुलर मोमेंटम के कुछ वैल्यूज ही पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ वैल्यूज ही पॉसिबल है, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π ही पॉसिबल है। और यहाँ पर मैं ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि इसका जो डेरिवेशन है MVR इज इक्वल टू NH/2π दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड और इसीलिए उसे हम इस लेवल पे नहीं करें। तो बच्चा पार्टी, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम हमको समझ आ गया है ना। अब सोचने वाली बात यह है कि बोहर्स मॉडल पढ़ने से पहले हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था, राइट। तो क्या हम बोहर्स मॉडल के हेल्प से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने वो रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। तो इन अ वे हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हम बोहर्स मॉडल के कॉन्सेप्ट से उस रिडबर्ग फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं क्या। चलो करके देखते हैं।
तो चलो, बोहर्स मॉडल में हमने जो भी सीखा वो बेसिक चीजें, वो बेसिक कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। तो हमने बोहर्स मॉडल में ये सीखा कि एनर्जी गैप बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स क्या होता है? ये होता है डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। ठीक है, हमने ये भी सीखा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी लेवल, किसी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे कितनी होती है? माइनस RH इंटू 1/n²। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/nf² माइनस 1/ni²। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? RH इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। कुछ भी नहीं किया है, ये वाला जो माइनस था इसको अंदर भेज दिया है, अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब देखो, हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? हम हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा में जो रिडबर्ग फॉर्मूला हमने देखा था ना, वो प्रूव करना चाह रहे हैं। वो फॉर्मूला कैसे फॉर्मेट में था? 1/λ इज इक्वल टू R, जो कि एक कांस्टेंट था, डिवाइड इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ऐसा कुछ था। तो यानी कि मुझे लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। अब डेल्टा E को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा E के बदले में हम लिख सकते हैं h न्यू। ये तो हमको प्लैंक साहब ही बता के गए थे बहुत पहले, है ना। अब h न्यू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या कनेक्शन है? न्यू की जगह हम c/λ लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं hc/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। ठीक है, तो 1/λ को हम क्या लिख सकते हैं? RH डिवाइडेड बाई HC इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। अब इनकी वैल्यूज डालेंगे। व्हाट इज RH? RH जो है वो कांस्टेंट है, राइट। और RH की जो वैल्यू हम लेते हैं वो कितनी होती है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है RH की। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34। और C होता है 3 इंटू 10⁸। तो ये सारी वैल्यूज मैंने डाल दी। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करो। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा 1.09677 इंटू 10⁻7। इस पूरे कैलकुलेशन से ये मिलेगा, दिस इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। ठीक है, अब ये क्या है? अब इसे अगर इसके साथ सच में मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये वैल्यू आ जाएगी 109,677 इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। और ये क्या है? ये है R, करेक्ट। जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम का जो रिडबर्ग फॉर्मूला था उसमें इस R को कहा जाता था रिडबर्ग कांस्टेंट, है ना। तो फिर क्या हो गया मेरा एक्सप्रेशन? 1/λ इज इक्वल टू 109,677 विच इज R इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। तो एग्जैक्टली यही था मेरा हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा का भी फॉर्मूला, है कि नहीं? तो इसका मतलब बोर्स का जो थ्योरी था उस थ्योरी के हेल्प से भी वी आर एबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्वांटिटेटिवली। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा अभी बोर्स मॉडल का, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल टू 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास अभी जो है एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहां पर है? n इज इक्वल टू 6 पे। ठीक है, और इसे ग्राउंड स्टेट पे आना है, मतलब इसे अपने से लोअर एनर्जी स्टेट्स पे जाना है। ठीक है, तो ऐसे केस में मेरे लाइंस कितने होंगे? जैसे अगर मान लो आप इस तरह से अपना वो बनाओ ना एनर्जी डायग्राम, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो लेट अस से दिस इज n इज इक्वल टू 6, लेट से दिस इज n इज इक्वल टू 5, लेट से दिस इज n इज इक्वल टू 4, 1। इस तरह से सपोज करो आपके एनर्जी लेवल्स हैं। अब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है? n इज इक्वल टू 6 पे बैठा है। ठीक है, तो अब कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकते हैं? ऐसे ही सोच के देखो, इनफैक्ट काउंट करके देखते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
ऐसा हो सकता है कि एक 6 से जो है ट्रांजिशन हो कहाँ तक, 6 से 1 पे ट्रांजिशन हो जाए, सीधा 6 से ये 1 पे गिर जाए। ऐसा हो सकता है कि 6 से ये 2 पे गिर जाए, 6 से ये 3 पे गिर जाए, 6 से 4 पे गिर जाए, 6 से 5 पे गिर जाए। इतने पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकते हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 6 से कोई भी लोअर एनर्जी स्टेट पे गिरता है। अब जरूरी नहीं कि ये 6 से ही गिरे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो वो 6 से 5 पे गिरा पहले, उसके बाद 5 से जो है वापस उसके नीचे किसी एनर्जी लेवल पे गिरा, तो यानी कि 5 से भी कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल है, 5 से 1 पे गिर सकता है, 2 पे गिर सकता है, 3 पे गिर सकता है, 4 पे गिर सकता है। इसी तरीके से 4 से भी ये नीचे गिर सकता है। तो बेसिकली इतने सारे ट्रांजिशंस जो है वो पॉसिबल है अगर मेरा इलेक्ट्रॉन फिलहाल n इज इक्वल टू 6 पे है, राइट। तो मतलब 6 के नीचे जितने भी लेवल्स हैं वहां से उनके नीचे के लेवल तक ट्रांजिशन सारे अलाउड है। तो अगर काउंट करो तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बेसिकली 15 ऐसे ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं एंड देयरफॉर 15 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस पॉसिबल। मतलब 15 ही मैक्सिमम है, इससे बेसी नहीं हो सकता है। तो जैसे इस तरह से होगा ना, मान लो 6 से 1 पे गिरा तो ऐसा दिखेगा कुछ, 6 से 2 पे गिरा ऐसा दिखेगा, 6 से 3 पे गिरा, 6 से 4 पे गिरा, 5 पे गिरा, करेक्ट। तो 5 लाइंस हो गए। ठीक इसी तरह से 5 से 4 से 3 से, मतलब जो भी मैंने यहाँ लिखा है उसको इसमें आप बनाओगे तो आपको इतने सारे स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाएंगे। अब आप पूछोगे कि मैम इस तरह का क्वेश्चन आया तो ऐसे बैठ के लिखते रहेंगे क्या कि कितने पॉसिबल हैं? नहीं, तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है एंड द फॉर्मूला इज कि जब कभी भी आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना होता है तो आप क्या यूज करोगे, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, वेयर n जो है इट रिप्रेजेंट्स द एक्साइटेड स्टेट। सो फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है 6, तो सीधा आप 6 अगर इसमें डाल दोगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 बाई 2, 15। देखो कुछ भी लिखना नहीं पड़ा। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। बट अगर लॉजिक को समझाने के लिए मैंने ये सारा लिखा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और एग्जाम्पल। Calculate the wave number for the longest wavelength transition in the Balmer series of atomic hydrogen। ठीक है, सबसे पहले देखो निकालना क्या है, मुझे निकालना है वेव नंबर यानी कि न्यू बार निकालना है, ठीक है। हम कौन से सीरीज की बात कर रहे हैं, बामर सीरीज, है ना। तो बामर सीरीज के केस में क्या होता है, ट्रांजिशन जो है ना ऊपर भले कहीं से भी हो बट आके गिरना चाहिए n इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो मतलब अगर मैं n1 और n2 की वैल्यू लिखूं तो n1 क्या होता है जहां पर वो गिरता है, तो n1 क्या होगा 2, ये फिक्स है। n2 क्या हो सकता है, n2 जो है 2 से अधिक कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6, बट यहाँ पे होगा क्या, देखो वो डिसाइड करेगा ये वर्ड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, यही पढ़ा था हमने, है कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ की जो वैल्यू इस केस में आएगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेवलेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें चाहिए, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पता है कब होगा, जब n1 और n2 के बीच का गैप मिनिमम होगा। ऐसा क्यों, मैथमेटिकली सोचो, जब n1 और n2 बहुत पास पास होंगे, दोनों का डिफरेंस जब बहुत कम होगा तो ओवरऑल ये वाला जो पूरा टर्म है ना, इस टर्म की वैल्यू जो है वो छोटी होगी। अब चूंकि इसकी टर्म की वैल्यू छोटी होगी तो 1 बाई लैम्डा का वैल्यू भी छोटा होगा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 बाई लैम्डा की जो वैल्यू है वो छोटा होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए। तो वो मिनिमम कब होगा, जब n1 और n2 के बीच का गैप मिनिमम होगा, ठीक है। तब जब n1 और n2 बहुत पास पास होते हैं तो उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन का वेवलेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो इसलिए n2 की वैल्यू यहाँ पर होगी 3, क्योंकि 2 के बाद नियरेस्ट अपर हायर एनर्जी लेवल क्या होगा, n इज इक्वल टू 3। तो अब मुझे n1 n2 पता है, अच्छा 1 बाई लैम्डा होता है न्यू बार, तो अब बस इसे कैलकुलेट करना है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये होता है 1097, जिसके हम ऐसे भी लिखते हैं 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है।
और उसके बाद अंदर हम लिखेंगे 1/2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1/3 स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 5/36। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1.5236 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स। ये हो जाएगा आपका वेव नंबर। तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस होंगे, बट ऐसे ट्रिकी सी बातें होंगी उनके अंदर जो आपको समझना होगा, राइट? कि भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कह रहा है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब 1/λ की जो वैल्यू है ये मिनिमम होनी चाहिए। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम कब होगी? क्योंकि हम एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इनकी वैल्यू मिनिमम तब होगी जब ये दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू बहुत पास होगी, तभी तो उनका डिफरेंस बहुत कम होगा ना। तो मतलब 1/n1 स्क्वायर और 1/n2 स्क्वायर जब बहुत क्लोज वैल्यूज होंगी। क्लोज वैल्यूज कब होंगी? जब n1 और n2 बहुत क्लोज होंगे। तो जो सबसे क्लोज ऑप्शन पॉसिबल है वो वैल्यूज हमने ले लिया, n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों फटाफट से एक बार बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का समरी देखते हैं। बोहर यूज्ड द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन टू डेवलप मॉडल फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए तो काफी सेटिस्फैक्टरी मॉडल बना दिया था बोहर ने। बोहर पोस्टुलेटेड दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। Bohr model determined the radius of each circular electron orbit। ये भी हमने देखा है ना कि हम रेडियस कैसे निकालते थे? रेडियस निकालते थे R इज इक्वल टू n स्क्वायर A0। Bohr calculated the energy of electron in various orbits। कैसे निकालते थे energy of electron in each orbit? En is equal to minus Rydberg constant into 1/n square। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये डाउट आ सकता है कि मैम पहले तो आप R को भी रिडबर्ग कांस्टेंट बोल रहे थे, अब आप RH को भी रिडबर्ग कांस्टेंट बोल रहे हो। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे कि जो RH होता है ना, दोनों का ही नाम दोनों के लिए ही रिडबर्ग कांस्टेंट यूज करते हैं वर्ड। जो ये जो R यूज होता है ये कहाँ यूज होता है? जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला हमने बात किया था। तो इस R की वैल्यू हो जाती है वही 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, जब हम RH की बात करते हैं तो RH जो होता है ना, दैट इज बेसिकली R इंटू HC दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द स्पीड ऑफ लाइट। तो RH की जो वैल्यू होती है ये होती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों का रिलेशन ऐसा होता है कि R इज इक्वल टू RH डिवाइडेड बाई HC। ठीक है, इसको थोड़ा अपने दिमाग में क्लैरिफाई कर लेना। तो चलो, ये हो गया मेरा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स। इसके बाद बोहर ऑफर्ड सैटिस्फैक्टरी मॉडल फॉर एक्सप्लेनिंग द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन के मामले में तो बोहर ने सब कुछ काफी अच्छा किया था। ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स कैन एग्जिस्ट एंड ईच ऑर्बिट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, बोहर ने बताया था भाई एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड था, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड था, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी ही पॉसिबल थी, जो वही वैल्यूज जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बोहर्स मॉडल ऑफ। यार लेकिन सबसे दुख की बात ये थी कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी, बोहर्स मॉडल के इतने चीज़ों के बाद भी ये पता चला कि बोहर्स का ये मॉडल जो है वो भी फेलियर था। क्यों? क्योंकि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए था। मतलब वो ये सिर्फ उन्हीं स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, बोहर्स के मॉडल में थ्रू आउट ये एज्यूम किया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। लेकिन कुछ ही समय के बाद ऐसी बातें सामने आने लगी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है वेव नेचर भी है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। और यहीं से शुरुआत हुई और भी बहुत सारे नए नए प्रिंसिपल्स की। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, श्रोडिंगर इक्वेशन एंड फाइनली द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम।
तो बच्चों मैं सभी को बता देती हूँ कि इसके अगले जो वीडियो आने वाला है वो बिल्कुल धमाल होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो अधिकतर बच्चों को समझ नहीं आता है, ऊपर से पार होता है, बट अब नहीं होगा, ठीक है। तो आप मेरे सिर्फ एक ही हेल्प करो कि मैं अभी आपको 2 दिन का समझ लो टाइम दूंगी, 2-3 दिन का, और इस 2-3 दिन के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 ये जो दोनों वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, इन दोनों वीडियोस के कॉन्सेप्ट कर लो क्रिस्टल क्लियर, बोर्स मॉडल ऑफ एटम तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर लो, फिर आप देखो अगले वीडियो में कितना मजा आएगा। तो मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में। और अगर इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट हुआ है क्रिस्टल क्लियर, तो कॉमेंट में लिख के बताओ कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं जल्दी ही मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।